दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं शब्द विचार शब्द भेद। ये वीडियो आपके लिए अनेक मायने में उपयोगी रहेगी। शब्दों को लेकर के भाषागत जो बहुत सारी बातें हैं वो इस वीडियो में कवर होने वाली हैं और उसके अनेक रूप उदाहरण सहित हम उस यहाँ स्पष्ट करेंगे, जिससे कि आप बेहतर तरीके से अपनी प्रतियोगी एवं अकादमिक परीक्षाओं में इस बिंदु को तो समझ ही सकते हैं, साथ साथ इस शब्द विचार एवं शब्द भेद के माध्यम से आप भाषा पर सशक्त पकड़ बना सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी भी प्रश्न का बेहतर तरीके से उत्तर देने की कला में भी निपुण हो सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। शब्द की परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो। दूसरे शब्दों में ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे संतरा, कबूतर, टेलीफोन, गाय, घर, हिमालय, कमल, रोटी आदि। ये सभी शब्द हैं। इन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है। वर्णों के ये मेल सार्थक हैं। सबसे खास बात यह है जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है। घर में दो वर्णों का मेल है जिसका अर्थ है मकान, जिसमें लोग रहते हैं। हर हालत में शब्द सार्थक होना चाहिए। व्याकरण में निरर्थक शब्दों के लिए स्थान नहीं है। यानी कि जो सार्थक है उसे ही शब्द माना है, वरना व्याकरण ने उसे शब्द ही नहीं माना है जो सार्थक नहीं है। सार्थक मतलब जिसका कोई सही अर्थ निकलता हो कोई भी। शब्द अकेले और कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। इन्हें हम दो रूपों में पाते हैं। एक तो इनका अपना बिना मिलावट का रूप है, जिसे संस्कृत में प्रकृति या प्रातिपदिक कहते हैं, और दूसरा वह है जो कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल बताने वाले अंश को आगे पीछे लगाकर बनाया जाता है, जिसे पद कहते हैं। यह वाक्य में दूसरे शब्दों से मिलकर अपना रूप तुरंत संवार लेते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे स्वतंत्र शब्द होते हैं, या शब्द के बाद लगाएं, जैसे कि राम अपने आप में स्वतंत्र शब्द है। शीला अपने आप में स्वतंत्र शब्द है। जयपुर अपने आप में स्वतंत्र शब्द है। लेकिन इनके साथ में हम कुछ अगर विभक्ति, क्रिया, सहायक शब्द लिंग वचन के अनुसार कर दे तो, जैसे कि राम का, शीला ने, जयपुर से, तो यहाँ पर दूसरा जो हमने जोड़ दिया है विभक्ति, कारक चिन्ह वगैरह, तो ये पद हो जाएंगे फिर। तो ये अंतर है शब्द और पद में। और पूरा वाक्य भी बन सकता है पद के अनुसार। जयपुर से जाएंगे, इस तरह से जयपुर में जाएंगे। तो बात करते हैं शब्दों की रचना की। शब्दों की रचना ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है। एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे मैं, धीरे, परंतु, लड़की इत्यादि। अतः
शब्द मूलक ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक, किंतु व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों का महत्व है जो सार्थक हैं, यानी कि मूल बात सार्थकता की है। सार्थक होना चाहिए, शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, जिनका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित है। व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं होता। शब्द और पद उसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर विस्तार से हम यहाँ समझाते हैं आपको। यहाँ शब्द और पद का अंतर समझ लेना चाहिए। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है, जैसे पै प्लस आ प्लस न प्लस ई, पानी। यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो वह पद कहलाता है। जैसे पुस्तक लाओ, इस वाक्य में दो पद हैं, एक नामपद पुस्तक है और दूसरा क्रियापद लाओ है। पानी पियो, तो यहाँ पर जो पियो क्रिया शब्द जुड़ गया है, क्रियापद जुड़ गया है, तो पूरा वाक्य ये क्रिया पद जुड़ने के कारण पद हो गया है, और पहला जो था वो नामपद था। शब्द के भेद की बात करें तो अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कई भेद हैं। इनका वर्णन निम्न प्रकार है। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद दो प्रकार के हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द से तात्पर्य है जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, खटमल, रोटी, सेव आदि। निरर्थक, जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि राटी, विठा, ची, वाना, वोती आदि। अब ये शब्द तो हैं लेकिन निरर्थक है, और निरर्थक होने के कारण व्याकरण इसे शब्द ही नहीं मानता है। तो सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते। जैसे पानी सार्थक शब्द है और नीपा निरर्थक शब्द है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद की बात करें तो शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है, वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। शब्द भाषा की प्राणवायु होते हैं। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को दो वर्गों में बांटते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, विकार यानी परिवर्तन। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण विकार यानी परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लिंग लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, ये भेद हो गया लिंग के कारण। वचन के कारण लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, एक वचन बहुवचन का भेद हो गया। कारक लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो, दूसरा कारक आ गया, दूसरी विभक्ति आ गई, इसके कारण। तो ऐसे भेद हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। क्रिया अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यानी कि जिनमें विकार उत्पन्न नहीं हो, खराब न हो, बदले नहीं, वो अविकारी। दूसरे शब्दों में अ प्लस विकारी यानी जिनमें परिवर्तन न हो, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे परंतु, तथा, यदि, धीरे धीरे, अधिक आदि। इन शब्दों में वचन, लिंग, कारक, पुरुष, काल, क्रिया, इनके कारण परिवर्तन नहीं होता है, प्रभाव नहीं पड़ता। ये ज़्यादातर अव्यय शब्द होते हैं। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद चार प्रकार के हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्दों की बात करें तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो
हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम यानी कि उसके जैसा, उसके समान। दूसरे शब्दों में तत् यानी कि उसके सम माने समान, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव मूल रूप में के ले लिए गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। सरल शब्दों में हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, जैसे कवि, माता, विद्या, नदी, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि। ये इस तरह के शब्द हैं जो संस्कृत में भी इसी रूप में है और हिंदी में भी इसी रूप में है। संस्कृत वाले शब्द हिंदी ने स्वीकार कर लिए हैं। यहाँ संस्कृत के उन तत्सम शब्दों की सूची है जो संस्कृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। तत्सम हिंदी वाले शब्द हम लिख रहे हैं आपके सामने, जैसे कि आम्र, आम, गोमल भी बोलते हैं इसको, गोमय, गोबर, उष्ट्र, ऊंट, घोटक, घोड़ा, चंचू, चोंच, पर्यक, पलंग, त्वरित, तुरंत, भक्त, भात, शलाका, सलाई, हरिद्रा, हल्दी या हरदी, चतुष्पदिका, चौकी, सपत्री, सोत, उद्वर्तन, उबटन, सूची, सुई, खरपर, खपरा, खप्पर, सक्तू, सत्तू, तिक्त, तीखा, तीता, छीर, खीर। तो ये तत्सम की सूची है। अब हम बात करते हैं तद्भव की। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़कर अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद यानी कि उससे, भव यानी कि होना, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे एक तरफ संस्कृत के, दूसरा तद्भव। दुग्ध अब इसका हिंदी में परिवर्तित होकर दूध के रूप में प्रचलित हो गया। हस्त हिंदी में हाथ हो गया। कुब्ज का कुबड़ा, कर्पूर का कपूर, अंधकार का अंधेरा, अक्षी का आँख, अग्नि का आग, मयूर का मोर, आश्चर्य का अचरज, उच्च का ऊंचा, ज्येष्ठ का जेठ, कार्य का काम या काज, क्षेत्र का खेत, जिह्वा का जीभ, कर्ण का कण, तृण का तिनका, दंत का दांत, दिवस का दिन, धैर्य का धीरज, पंच का पाँच, पक्षी का पंछी, पत्र का पत्ता, पुत्र का बेटा, शत का 100, अश्रु का आंसू, मिथ्या का झूठ, मूढ़ का मूर्ख, मृत्यु का मौत, रात्रि का रात, प्रस्तर का पत्थर, शून्य का सोना, श्रावण का सावन, सत्य का सच, स्वप्न का सपना, स्वर्ण का सोना। ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। इसके लिए इन्हें एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी है। सभी तद्भव शब्द संस्कृत से आए हैं, परंतु कुछ शब्द देश काल के प्रभाव से ऐसे विकृत हो गए हैं कि उनके मूल रूप का पता नहीं चलता है, अर्थात वो कहाँ से उद्धृत हुए हैं, कहाँ से निकले हैं, कहाँ से आए हैं। तद्भव के प्रकारों की बात करें तो तद्भव शब्द 2 प्रकार के हैं, संस्कृत से आने वाले और सीधे प्राकृत से आने वाले। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुसंख्य शब्द ऐसे तद्भव हैं जो संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। निम्नलिखित उदाहरणों से तद्भव शब्दों के रूप स्पष्ट हो जाएंगे। एक संस्कृत, एक प्राकृत, फिर तद्भव हिंदी। अग्नि, अग्गी, प्राकृत में अग्गी था, ये आग। मया, मई, मई। वत्स, वच्छ, बच्चा या बाछा। चत्वारी, चतारी, 4। पुष्प, पुफ, फूल। मयूर, मऊर, मोर। चतुर्थ, चड़थ, चौथा। प्रिय, पिय, पिया। वचन, वर्ण, बैन। कृत्य, कओ, किया। मध्य, मध्य, में। नव, नय, नया।
देशज शब्दों की बात करें तो देश प्लस जय अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। और ये देशज शब्द जितने भी राज्य हैं उनकी जो क्षेत्रीय विशिष्ट राज्य स्तरीय बोली है, भाषा है, उनसे भी बहुत सारे निकलकर हिंदी ने स्वीकार किए हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। सरल शब्दों में देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे चिड़िया, कटोरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, डिबिया, तेंदुआ, कटरा, अंटा, ठेठ, ठुमरी, खखरा, चषक, फुनगी, डोंगा आदि। ये देशज शब्द की गिनती में आते हैं। देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, अर्थात ये कैसे उत्पन्न हुए, ये धीरे धीरे बोलचाल से बन गए शब्द, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। हेमचंद्र ने उन शब्दों को देशी कहा है जिनकी व्युत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई, उससे परे है, जो अलग है। विदेशी विद्वान जॉन बीम्स ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्त्रोत से संबद्ध माना है, अर्थात आर्यों ने एक तरह से जिन शब्दों का प्रयोग किया वो तद्भव तत्सम वाले हो गए, लेकिन देशज वो हैं जो अनार्यों ने से निकले हैं। विदेशी शब्दों की बात करें तो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी में आए वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। सरल शब्दों में जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंग्रेजी, हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, रेडियो, पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस, ट्रक, टेलीफोन, टिकट, टेबल इत्यादि। इसके अलावा फारसी शब्दों की बात करें तो आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, नमक, दुकान, हफ्ता, जवान, दारोगा, आवारा, काश, बहादुर, जहर, मुफ्त, जल्दी, खूबसूरत, बीमार, शादी, अनार, चश्मा, गिरह इत्यादि। अरबी शब्दों की बात करें तो असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, औरत, जहाज, मतलब, तारीख, कीमत, अमीर, औरत, इज्जत, इलाज, वकील, किताब, कालीन, मालिक, गरीब, मदद इत्यादि। तुर्की शब्दों की बात करें तो तोप, काबू, तलाश, चाकू, बेगम, बारूद इत्यादि। चीनी शब्दों की बात करें तो चाय, पटाखा आदि। पुर्तगाली कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता, तौलिया इत्यादि। इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं प्रमुख हैं, मुख्य हैं। अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को हिंदी ने अपने उच्चारण के अनुरूप या अपभ्रंश शब्द में ढाल लिया है। हिंदी में उनके कुछ हेर फेर इस प्रकार हुए हैं, यानी कि बदल दिए गए हैं, जैसे कि कै, ख, ग, फै जैसे नुक्तेदार उच्चारण और लिखावट को हिंदी में साधारणतः बेनुक्तेदार उच्चरित किया गया और लिखा जाता है, जैसे कि कीमत। अब अरबी में कीमत लिखा जाता है कि कै के नीचे नुक्ता, लेकिन हिंदी में कीमत। ऐसे ही खूब, खूब को खूब लिखेंगे, आगा को आगा, फैसला। शब्दों के अंतिम विसर्ग की जगह हिंदी में आकार की मात्रा लगाकर लिखा या बोला जाता है। इस तरह से कुछ शब्द बदल दिए हैं। आईन है, कमीन है, ये फारसी के हो गए और हिंदी में आईना और कमीना हो गया। हैज़ है, हैज़ा, चमच है, चमचा। शब्दों के अंतिम हकार की जगह हिंदी में आकार की मात्रा कर दी गई है, जैसे कि अल्लाह,
हिंदी में अल्लाह कर दिया। शब्दों के अंतिम आकार की मात्रा को हिंदी में हकार कर दिया जाता है, जैसे कि यानी कि बदल दिया जाता है। हकार की जगह अकार और अकार की जगह हकार। परवाह फारसी में, हिंदी में कर दिया परवाह। शब्दों के अंतिम अनुनासिक आकार को आन कर दिया गया है, जैसे कि दुकान फारसी में, हिंदी में कर दिया है दुकान। मकान मकान, ईमा ईमान। ऐसे बीच के ई को ये कर दिया है, जैसे कायदा अरबी में, हिंदी में कर दिया है कायदा। फायदा फायदा, बीच के आधे अक्षर को लुप्त कर दिया जाता है, जैसे कि अरबी में जो होता है वो होता है नशा, हिंदी में नशा। बीच के आधे अक्षर को, वर्ण को पूरा कर दिया जाता है कुछ जगह पर, यानी कि दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, कहीं पर आधे को पूरा, कहीं पर पूरे को आधा। अफसोस गर्म, किशमिश बेरहम। फारसी में ये है, हिंदी में अफसोस गर्म, जहर, किशमिश बेरहम। तरफ कशतत, हिंदी में तरफ नहर, कसरत। चमच तग्गा, हिंदी में चमचा तगमा आदि। बीच की मात्रा लुप्त कर दी जाती है बहुत सारी जगह, जैसे कि आबो दाना फारसी में, हिंदी में आब दाना। जवाहिर मौसम वापिस, हिंदी में कर देगा जवाहर मौसम वापस। चुगल चुगल, बीच में कोई ह्रस्व मात्रा यानी कि छोटी मात्रा, खासकर ई की मात्रा दे दी जाती है कई बार, जैसे कि आतशबाजी की जगह आतिशबाजी हो जाएगा। दुनिया तकिया, दुनिया तकिया, इस तरह से हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं। बीच की ह्रस्व मात्रा को दीर्घ में, दीर्घ मात्रा को ह्रस्व में, या गुण में गुण मात्रा को ह्रस्व में और ह्रस्व मात्रा को गुण में बदल देने की परंपरा भी है। खुराक को खुराक बदल देते हैं। आईना को आईना कर देते हैं। उम्मीद को उम्मीद कर देते हैं। देहात को देहात, मोगल को मुगल। अक्षर में सवर्गीय परिवर्तन भी कर दिया जाता है कुछ जगह पर, जैसे कि बालाई मलाई, बै के स्थान पर उसी वर्ग का वर्ण में आ गया। हिंदी के उच्चारण और लेखन के अनुसार हिंदी भाषा में घुले मिले कुछ विदेशज शब्द आगे दिए जाते हैं। जैसे फारसी शब्द की बात करें तो जो हिंदी में घुले मिले हुए हैं, किस तरह से ज़्यादा प्रचलित है, कौन कौन से शब्द हैं वो, उनकी एक सूची है ये। अफसोस, आबदार आब, आतिशबाजी अदा, आराम आमदनी, आवारा आफत, आवाज़, आईना उम्मीद, कबूतर कमीना, कुश्ती किशमिश, कमरबंद किनारा, कूचा खाल, खुद, खामोश खरगोश, खुश खुराक, खूब, गर्द, गज, गुम, गल्ला गवाह, गिरफ्तार, गरम गिरह, गुलबंद गुलाब, गुल गोश्त, चाबुक चादर, चिराग चश्मा, चरखा, चूंकी चेहरा, चाशनी, जंग जहर, जीन जोर जबर, जिंदगी जादू, जागीर जान, जुर्माना जिगर, जोश तरकश, तमाशा, तेज तीर ताक, तबाह, तनख्वाह ताज़ा, दीवार देहात, दस्तूर दुकान, दरबार दंगल, दिलेर दिल, दवा नामर्द, नाव नापसंद, पलंग, पैदावार पलक, पुल पारा, पेशा पैमाना, बेवा बहरा, बेहुदा, बीमार, बेरहम, मादा, माशा, मलाई, मुर्दा, मजा, मुफ्त, मोर्चा, मीना, मुर्गा, मरहम, याद, यार, रंग, रोगन, राह, लश्कर, लगाम, लेकिन, वरना, वापिस, शादी, शोर, सितारा, सितार, सरासर, सुर्ख, सरदार, सरकार, सूद, सौदागर, हफ्ता, हजार इत्यादि। इन शब्दों को आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक आपके लिए आसान रहेगा इनको समझना, इसलिए हम शब्दों को दे रहे हैं।
अरबी के शब्दों की बात करें तो अदा, अजब, अमीर, अजीब, अजायब, अदावत, अक्ल, असर, अहमक, अल्लाह, आसार, आखिर, आदमी, आदत, इनाम, इजलास, इज्जत, इमारत, इस्तीफ़ा, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, औलाद, कसूर, कदम, कब्र, कसर, कमाल, कर्ज, किस्त, किस्मत, किस्सा, किला, कसम, कीमत, कसरत, कुर्सी, किताब, कायदा, कातिल, खबर, खत्म, खत, खिदमत, खराब, ख्याल, गरीब, गैर, जिस्म, जलसा, जनाब, जवाब, जहाज, जालिम, जिक्र, तमाम, तकदीर, तारीफ, तकिया, तमाशा, तरफ, तई, तादाद, तरक्की, तजुर्बा, दाखिल, दिमाग, दवा, दाबा, दावत, दफ्तर, दगा, दुआ, दफ़ा, दलाल, दुकान, दिक, दुनिया, दौलत, दान, दीन, नतीजा, नशा, नाल, नकद, नकल, नहर, फ़कीर, फ़ायदा, फ़ैसला, बाज, बहस, बाकी, मुहावरा, मदद, मर्जी, माल, मिसाल, मजबूर, मालूम, मामूली, मुकदमा, मुल्क, मल्हा, मौसम, मौका, मौलवी, मुसाफिर, मशहूर, मजमून, मतलब, मानी, मान, राय, लिहाज, लफ्ज़, लहजा, लिफाफा, लायक, वारिस, वहम, वकील, शराब, हिम्मत, हैजा, हिसाब, हरामी, हद, हज्जाम, हक, हुक्म, हाजिर, हाल, हाशिया, हाकिम, हमला, हवालात, हौसला इत्यादि। तुर्की के शब्दों की बात करें तो आगा, आका, उज़्बक, उर्दू, कालीन, काबू, कैंची, कुली, कुर्की, चिक, चेचक, चमचा, चुगल, चकमक, जाजिम, तमगा, तोप, तलाश, बेगम, बहादुर, मुगल, लफंगा, लाश, सौगात, सुराग इत्यादि। अंग्रेजी शब्दों की बात करें तो तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी तत्सम, तद्भव, ऑफिसर, अफसर, थिएटर, थिएटर, ठेठर, इंजन का हो गया इंजन, टर्पेंटाइन का तारपीन, डॉक्टर का डॉक्टर, माइल का मील, लैंटर्न, लालटेन, बोतल, बोतल, स्लेट, सिलेट, कैप्टेन, कप्तान। हिंदी में इस तरह से अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द स्वीकार कर लिए, लेकिन अपने अनुसार थोड़ा सा उनको बदल दिया। हॉस्पिटल, अस्पताल, टिकट, टिकस। इनके अतिरिक्त हिंदी में अंग्रेजी के कुछ तत्सम शब्द ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। इनके उच्चारण में प्राय कोई भेद नहीं रह गया है, जैसे कि अपील, ऑर्डर, इंच, इंटर, ईयरिंग, एजेंसी, कंपनी, कमीशन, कमिश्नर, कैंप, क्लास, क्वार्टर, क्रिकेट, काउंसिल, गार्ड, गजट, जेल, चेयरमैन, ट्यूशन, डायरी, डिप्टी, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड, ड्राइवर, पेंसिल, फाउंटेन, पेन, नंबर, नोटिस, नर्स, थर्मामीटर, दिसंबर, पार्टी, प्लेट, पार्सल, पेट्रोल, पाउडर, प्रेस, फ्रेम, मीटिंग, कोर्ट, होल्डर, कॉलर इत्यादि। कुछ पुर्तगाली शब्दों की बात करें तो जैसे कि हिंदी में अलकतरा, पुर्तगाली में इस तरह से लिखा हुआ है अलकटारो, अंतरास, आलपिन, आलमारी, बाल्टी, किरानी, चाबी, फीता, तंबाकू। इसी तरह आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्तर, कनस्टर, कमरा, काजू, क्रिस्तान, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलाम, परात, पादरी, पिस्तौल, फरमा, मेज, साया, सागू आदि पुर्तगाली तत्सम के तद्भव रूप भी हिंदी में
प्रयुक्त होते हैं। ऊपर जिन शब्दों की सूची दी गई है उनसे यह स्पष्ट है कि हिंदी भाषा में विदेशी शब्दों की कमी नहीं है। ये शब्द हमारी भाषा में दूध पानी की तरह मिले हैं। निसंदेह इनसे हमारी भाषा समृद्ध हुई है और हिंदी ने ये लचीलापन दिखाया कि जहाँ पर जिस शब्द की उपयोगिता है उसके प्रभाव के कारण वो शब्द स्वीकार कर लिए। दूसरी बात ये भी है कि हमारा देश अनेक वर्षों तक मुग़लों का गुलाम रहा, उसके कारण ये जो शब्द हैं विदेशी भाषाओं के, दूसरी भाषाओं के, ख़ास तौर से अरबी, फारसी, पुर्तगाली, इन सब के, ये उसके प्रभाव के कारण अधिक आए और अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन, अंग्रेज़ों के हम आधिपत्य में रहे, उनके गुलाम रहे, उनके शासन में रहे, उसके कारण आए। लेकिन फिर भी भाषा ने वो स्वीकार कर लिए हैं तो आज प्रचलित हैं वो शब्द लेखन में, बोलने में, सब तरह से। रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण हम बात करें तो शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। कई वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है और शब्द के खंड को शब्दांश कहते हैं। जैसे राम में शब्द के दो खंड हैं, रा और मैं। इन अलग अलग शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके दोनों खंड सार्थक होते हैं। जैसे विद्यालय, इस शब्द के दो अंश हैं, विद्या प्लस आलय, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, दोनों की उपयोगिता है। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द भेद की बात करें तो वर्णों के योग से शब्दों की रचना होती है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द की बात करें तो जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। सरल शब्दों में जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर, टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, ये रूढ़ होते हैं। जैसे नाक शब्द का खंड करने पर ना और कै दोनों का कोई अर्थ नहीं है, इस तरह से। उसी तरह कान शब्द का खंड करने पर का और न दोनों का कोई अर्थ नहीं है, ये रूढ़ शब्द हुए। यौगिक शब्दों की बात करें तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। यौगिक यानी योग से बनने वाला। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं, जैसे कि आग, बबूला, पीलापन, दूध वाला, घुड़सवार, डाकघर, विद्यालय। अब यहाँ पर 2 खंड हैं और दोनों को यदि हम अलग अलग करते हैं तो आग, दूध, गुड़, डाक, विद्या, आलय, घर, तो इन सब का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, तो ये यौगिक शब्द हुए। योग रूढ़ शब्द की बात करें तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करें योग रूढ़ कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में योग प्लस रूढ़ यानी योग से बने रूढ़ परंपरा हो गए हैं, शब्द जो प्रचलन में आ गए हैं, वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब यह है कि यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ बताने लगे तब वे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, पंकज, दशानन, जलज इत्यादि। लंबोदर मतलब लंबा प्लस लंब प्लस उदर, बड़े पेट वाला गणेश। अब इसका दूसरा अर्थ होगा रूढ़ अर्थ हो गया योग रूढ़। दशानन, 10 आनंद जिसके 10 मुख हों, लेकिन रावण के लिए ये प्रयुक्त होता है। पंक प्लस जय अर्थ है कीचड़, यानी कि कीचड़ में जो जन्मा है, उत्पन्न हुआ है, इससे केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा, अतः पंकज योग रूढ़ है। ऐसे शब्द केवल अपने रूढ़ अर्थ को प्रकट करने वाले प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं।
बहुव्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं, इसमें बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि योग रूढ़ शब्द होते हैं, जो अनेक दूसरी बातों के लिए प्रचलित होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो बने उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए, यथा समय आप वीडियो देख सकें और उससे लाभान्वित हो सकें। इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण के टॉपिक को लेकर के आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।